नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। जो देखिए, यहाँ पर आज का ये जो टॉपिक है वो हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में कॉमन है। यानी कि पेपर 1 में भी रिसर्च आता है और पेपर 2 में भी रिसर्च आता है। तो दोनों में कॉमन होने के कारण मैं यहाँ पर दोनों पेपर के यूनिट यहाँ पर ले रही हूँ। ओके, तो आप कंफ्यूज ना होना। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा साइकोलॉजी का जो रिसर्च का टॉपिक था मैम ने पढ़ाया नहीं। मैं अभी से बोल रही हूँ कि दोनों को मैंने कंबाइन कर कर यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों में जो पेपर 1 होता है उसमें आपको ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है। ओके, तो मेनली बातों को ही वहाँ पर फोकस किया जाता है। जबकि पेपर 2 जो आपका होता है, जो कोई भी हो, एजुकेशन से हो, साइकोलॉजी से हो, हिस्ट्री से हो, कोई भी सब्जेक्ट से हो, तो हर सब्जेक्ट में रिसर्च आता ही है। ओके, तो यहाँ पर मैं जो रिसर्च पढ़ाने वाली हूँ पेपर 2 को ध्यान में रखकर पढ़ाने वाली हूँ, यानी कि आपको डीप में पढ़ाने वाली हूँ। तो आपका दोनों जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का यहाँ पर रिसर्च जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर एक फ़ायदा क्या होगा, जब आप पीएचडी करते हैं तो पीएचडी के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती है या फिर आपको रिसर्च प्रपोजल बनानी होती है, तब ये वीडियोस आपको बहुत ही काम आएगा। ओके, तो इस जो रिसर्च का जो वीडियो है वो पीएचडी के छात्रों के लिए भी काम के हैं, फिर जिनको सेट के एग्ज़ाम देनी उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और यूजीसी नेट वालों के लिए तो वैसे ही फ़ायदेमंद है ही। ओके, इसे मैं डिप में पढ़ाने वाली हूँ। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक देखिए, आपने अभी तक क्या क्या देखा था। शोध के अर्थ के बारे में देखा, उसकी लाक्षणिकता के बारे में देखा था, फिर शोधकर्ता की लाक्षणिकता क्या होती है उसके बारे में भी आपने पढ़ा था, शोध के सारे प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया था। और पिछले वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में हमने क्या देखा था कि शोध के जो स्टेप्स होते हैं उसके बारे में हमने देखा था कि किन किन स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ता है रिसर्च करने के लिए। ओके, अब ये सभी स्टेप्स को हम क्या करने वाले, एक एक करके अलग से डिटेल में पढ़ने वाले। ओके, तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो है हमारा शोध समस्या, जो मेन इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक है वो आप ध्यान से पढ़िएगा। अब टॉपिक पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन इस चैनल पर रखी जाती है वो आप तक सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं टॉपिक पर चलते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना है कि शोध समस्या आखिर है क्या। ओके, सब स्टूडेंट के यही क्वेश्चन होता है कि मैम टॉपिक कैसे ढूंढा जाए, मैम टॉपिक दीजिए। देखिए, टॉपिक देना मेरा काम नहीं है। टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस दे सकती हूँ, थोड़ा सा गाइडेंस दे सकती हूँ। टॉपिक तो आपको खुद से ही ढूंढना होगा। क्यों ढूंढना होगा उसका भी रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि आपकी रस रुचि कौन से क्षेत्र में है वो आपको डिसाइड करना है। फिर आपने जो क्षेत्र तय किया है कि मुझे इस क्षेत्र में मुझे रिसर्च करना है, तो आपको आपके विस्तार के अकॉर्डिंग आप जहाँ भी रहते हैं उस जगह के आसपास जो भी समस्या, उसके आपने जो क्षेत्र चुना है उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग आपको जो भी समस्याएं दिख रही है उन समस्याओं को ध्यान में रखकर आपको टॉपिक चुनना होगा। ओके, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि जब हम समस्या का चयन करते तो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्षेत्र ढूंढते हैं। क्षेत्र ढूंढने के बाद उस क्षेत्र में जो भी समस्याएं आती है उन समस्याओं को क्या करते हैं, हम उन समस्याओं को हम पहले तो एक साइड लिख देते हैं। लिख दीजिए या फिर अपने माइंड में बिठा दीजिए। माइंड में बिठाने से अच्छा है कि आप लिख ही दो। लिखने के बाद आपने सारी समस्याओं को आपने लिख दी, उसके बाद आपको इन सारी समस्याओं में से उनके उद्देश्य आपको ढूंढने होंगे कि अगर ये समस्या है तो उसके पीछे के हेतु क्या हो सकते हैं, उद्देश्य क्या हो सकते हैं।
ओके। उन उद्देश्यों को सिर्फ आपको अभी तय करना है। ओके, निर्माण नहीं करना है उसका, अभी तय करना है। तय करने के बाद आपको सारी समस्याओं पर आपको घोर गहन अध्ययन करके आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी मेन समस्या क्या हो सकती है। ओके, और मेन समस्या को आप जब चुनेंगे तब जाकर आपका क्या बनेगा, आपका टाइटल होगा। ओके, जिस टाइटल की आप बात करते रहते ना, वो टाइटल आपका तब जाकर बनेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं शोध समस्या का अर्थ की बात करते हैं। तो देखिए, शोध समस्या मेन हमारा जो पॉइंट है वो टाइटल है हमारा। ओके, तो टाइटल जो होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी जो रिसर्च होता है ना, तो उस रिसर्च में आपको क्या करना पड़ता है, उस रिसर्च में आपको टाइटल डिसाइड करना पड़ता है। टाइटल डिसाइड करने के लिए मैंने आपको 4 स्टेप बता दिए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि शोध समस्या ऐसी समस्या होती है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक चरों के बीच प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। देखिए, शोध समस्या ध्यान से समझिएगा, जो शोध समस्या है उसके लिए आपको क्या करना होता है, तो उसके लिए जिसके द्वारा ऐसी समस्या होनी चाहिए जो 2 या 2 से अधिक चर, यानी कि मैंने कल बताया था आपको कि वेरिएबल, जिसे चर को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ओके, वेरिएबल जो हमारे होते हैं वो वेरिएबल एक कम से कम 2 वेरिएबल तो आपकी समस्या में होंगे ही होंगे, क्योंकि बिना वेरिएबल की या फिर एक वेरिएबल से आपकी कोई भी समस्या हो नहीं सकती। ओके, अगर आपकी समस्या है तो समस्या कब होगी, 2 वेरिएबल होगी तभी होगी, या तो 2 से ज़्यादा वेरिएबल होगी तभी होगी। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल ऐसा होगा जो दूसरे पर क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा, है ना। एक वेरिएबल क्या करेगा, दूसरे वेरिएबल पर इफ़ेक्ट करेगा। तो हमें जब ये इफ़ेक्ट हो रही है, ये समस्या जहाँ पर हो रही है उसके बारे में जानना है। तो ये समस्या क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, तो समस्या आपकी क्या हो गई, ये जो वेरिएबल है वो हमारा एक वेरिएबल हो गया, ये हमारा दूसरा वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल कम से कम आपकी समस्या में होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ओके, मिनिमम, मैक्सिमम तो चाहे कितने भी आप वेरिएबल्स ले लो, लेकिन मिनिमम आपकी समस्या में 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि शोध समस्या क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है उसकी अभिव्यक्ति करता है। ओके, वो प्रश्नार्थ चिन्ह बना देता है कि इसकी इफ़ेक्ट इस पर किस तरीके से पड़ रही है। ओके, इसकी इफ़ेक्ट इस पर किस तरीके से पड़ रही है, या तो फिर इस पर जो इफ़ेक्ट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। ओके, इस तरीके से आपको प्रश्नार्थ के रूप में क्या होता है, आपकी जो शोध समस्या होती है उनमें से क्वेश्चन बनना चाहिए। ऐसे नहीं आप ऐसे ही लिख दो टाइटल, टाइटल का मीनिंग होना चाहिए। जो आप जब भी रिसर्च प्रपोजल बनाओगे ना पीएचडी में जाने के लिए, तब क्या होगा, तो आपको सबसे पहले तो आपको ये तो टाइटल पर ही आपका फोकस होगा। जब भी कोई भी सामने जो भी टीम बैठी होगी तो वो लोग यही देखेंगे कि आपका टाइटल किस प्रकार का है, टाइटल में से क्या वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं हमें, और उन वेरिएबल्स के बीच में कौन सा रिलेशन हमें देखने को मिलता है, ये सारी बातें वो टाइटल में से ही डिसाइड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर शोध समस्या कैसी होती है, 2 या 2 चरों से चरों के बीच में कैसा संबंध की अभिव्यक्ति करती है, प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति करती है। ओके, अब देखिए कर्लिंगर ने समस्या के बारे में व्याख्या दी है। अब उन्होंने व्याख्या क्या दी है कि समस्या एक ऐसा प्रश्नार्थ वाक्य या कथन है जो प्रश्न करता है 2 या 2 से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है। देखिए, कर्लिंगर ने भी यही बात की। कर्लिंगर ने क्या कहा कि समस्या एक प्रश्नार्थ वाक्य है। कैसा वाक्य है, प्रश्नात्मक वाक्य। ओके, या तो फिर इसे कथन भी कह सकते हैं। तो समस्या एक प्रश्नात्मक वाक्य या कथन है जो क्या करता है, जो प्रश्न करता है। क्या करता है, प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है, तो 2 या 2 से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है, इसके बारे में वो क्या करता है, प्रश्न
करता है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, शोध समस्या कहेंगे। ताकि अब आपको ये पता चला होगा कि जो भी समस्या होती है उस समस्याओं में दो चरों के बीच कैसा संबंध है, ऐसा प्रश्न उठता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों शोध समस्या की विशेषताएं। तो देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको 5-6 कथन दिए होंगे और आपको बताया गया होगा कि इनमें से शोध समस्या की विशेषता कौन सी है या फिर नहीं है। ओके, तो इसे हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पूरे टॉपिक को अगर समझोगे तो आपको जो प्रॉब्लम रहती है ना कि टॉपिक कहाँ से ढूंढना है, टाइटल कैसे डिसाइड करना है, वो आपका जो माइंड में जो भी है कन्फ्यूज़न वो क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए। समस्या कथन की अभिव्यक्ति प्रश्नात्मक वाक्य द्वारा होती है। देखिए समस्या जो कथन होता है उसकी जो अभिव्यक्ति हम करते हैं वो अभिव्यक्ति कैसे होती है, प्रश्नात्मक वाक्य द्वारा होती है। ओके, ऐसा वाक्य बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या बोले गए, जो आपकी समस्या है, जो टाइटल है आपका, वो टाइटल स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है। मैंने आपको बताया ना, आपके टाइटल से ही पता चल जाएगा कि आपके टाइटल में किस तरीके के वेरिएबल्स लिए हुए हैं और कौन कौन से वेरिएबल के बीच क्या क्या रिलेशनशिप है। ओके, सॉरी। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर शोध समस्या का जो है ना, जो एग्जाम्पल है उसके बारे में देख लेते हैं। तो छात्रों के निष्पादन तथा बुद्धिलब्धि में क्या संबंध होता है। देखिए आप जब भी आपके क्षेत्र में समस्याएं ढूंढेंगे ना, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के रूप में समस्याएं लिखनी होगी, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि आपकी जो समस्याएं हैं उनमें से कौन सी समस्या बेस्ट है और उनमें से सारी समस्याओं को मिलाकर हम एक समस्या कैसे फाइनल समस्या किस तरीके से बना सकते हो। ओके, तो आप जब भी अपनी आपका जो टॉपिक ढूंढ रहे हैं तो उसमें इस तरीके से आपको क्वेश्चन मार्क करके आपकी जो समस्या है वो लिखनी होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि छात्रों के निष्पादन तथा बुद्धिलब्धि में क्या संबंध होता है, यानी कि छात्रों की जो क्लास अचीवमेंट है और उनकी जो IQ है उनके बीच में क्या संबंध होता है। ये हमारा क्या हो गया, समस्या कथन। उसके बाद देखिए स्कूल के छात्रों में दुश्चिंता तथा बुद्धि में क्या संबंध है, यानी कि जो स्कूल के छात्र होते हैं उनकी जो एंजाइटी होती है, एंजाइटी और इंटेलिजेंस में के बीच में क्या संबंध है, इसका आंसर हमें ढूंढना होता है। तो ये एक प्रश्नात्मक समस्या है। ओके, यानी कि प्रश्न के रूप में हमने पहले क्या किया, समस्या को लिखा हुआ है, अभी साइड में रखा हुआ है, उसके आधार पर आप जो भी आंसर निकालेंगे, आंसर कब मिलेगा, आप जब रिसर्च कंप्लीट कर देंगे तब आपको इसका आंसर मिलेगा कि उनके बीच में क्या संबंध होता है। वैसे ऐसे ही तो आप थोड़ी ना बोल सकते कि एंजाइटी और बुद्धि इंटेलिजेंस दोनों के बीच में कोई संबंध है। ऐसे तो सिर्फ पूर्व धारणा कर सकते हैं लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, उसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, रिजल्ट नहीं निकाल सकते। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ आपको सबसे पहले शोध समस्या की बात चल रही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो समस्या है उसे प्रश्न के रूप में लिखिए। ओके, तब अब जाकर आपको पता चलेगा कि आपका टाइटल जो है वो परफेक्ट है या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं उसकी विशेषताएं। देखिए शोध कथन द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध की अभिव्यक्ति होती है। देखिए यहाँ पर जो शोध समस्या होती है, आपकी जो शोध समस्या है वो शोध समस्या कैसी होती है, तो उन दो चरों की, दो या दो से अधिक चरों के बीच कोई ना कोई संबंध की वो अभिव्यक्ति करती है। ओके, ये उसकी विशेषता है। शोध समस्या का कथन ऐसा होना चाहिए जिसे आनुभविक विधियों से जांच किया जाना संभव हो, यानी कि आपकी जो शोध समस्या है उसका जो कथन आप तय करने वाले टाइटल जो है आपका, वो ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी आनुभविक विधियों है उनसे क्या किया जाना चाहिए, जांच किया जाना संभव हो। किसी शोध समस्या को नैतिक मूल्यों से या निर्णय से संबंधित नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर क्या है,
कि किसी सोच समस्या में आपको नैतिक मूल्यों या फिर उनके जो निर्णय होते हैं उन निर्णय के आधार पर आप क्या करते हैं, कभी कभी उसके संबंधित हमारी समस्या होती है, तो ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, मान लीजिए कि जैसे कि विधवा विवाह संपन्न होना चाहिए। देखिए, ये विधवा विवाह संपन्न होना चाहिए, या फिर कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या व्यक्ति को सभी परिस्थितियों में झूठ बोलना चाहिए। अब देखिए, ऐसे जो प्रश्नात्मक कथन होते हैं जिनका अध्ययन क्या होता है काफ़ी कठिन होता है। देखिए, यहाँ पर आपने ये ले लिया कि सभी परिस्थितियों में झूठ बोलना चाहिए, इंसान को सभी परिस्थिति में झूठ बोलना चाहिए। तो देखिए, क्या व्यक्ति हर परिस्थिति में झूठ बोलेगा? तो कभी कभी वो झूठ बोलता भी है, कभी कभी नहीं भी बोलता है। तो ऐसे अध्ययन में क्या होता है, इसका जो अध्ययन करना पड़ता है वो कठिन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमें नैतिक मूल्यों से रिलेटेड या फिर कोई निर्णय से संबंधित हमें सोच समस्या नहीं लेनी चाहिए। ओके, सोच समस्या को वैज्ञानिक होने के लिए यह भी आवश्यक है कि उसका संबंध महत्वपूर्ण विषयों या घटना से हो, न कि तुच्छ विषयों या घटना से। देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जो सोच समस्या है वो वैज्ञानिक अगर कब हो पाएगी, तो जबकि उसके जो भी विषय हैं, जो सब्जेक्ट है, जो घटनाएं हैं, वो कैसी होनी चाहिए, वो शोध करने योग्य होनी चाहिए, यानी कि जांच करने योग्य होनी चाहिए। कभी कभी क्या होती है, क्या हम ऐसे सब्जेक्ट को पसंद कर लेते हैं जहाँ पर हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, जहाँ पर हमारा मनी भी वेस्ट होता है, और फिर भी हमें वहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं होता है, यानी कि हमें उसका जो समाधान होता है वो समस्या का समाधान नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके के सब्जेक्ट या घटनाओं से हमारी समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद सोच समस्या को न तो अत्यधिक सामान्य और न ही अत्यधिक विशिष्ट होना चाहिए। देखिए, हमारी जो समस्या है वो ज़्यादा सामान्य भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा विशिष्ट भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा विशिष्ट होगी तो क्या होगा, उसमें अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल होगा, और उसके आधार पर हम कभी कभी क्या करते हैं, अपनी रिसर्च को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो हमारी जो समस्या है वो अत्यधिक विशिष्ट नहीं होनी चाहिए, अत्यधिक सामान्य भी नहीं होनी चाहिए। ओके, यानी कि मीडियम लेवल पर हमारी जो समस्या है वो होनी चाहिए। अब देखिए, सोच समस्या नई एवं मौलिक होनी चाहिए। देखिए, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि आगे के जो रिसर्च हुए होते हैं, तो उन रिसर्चरों ने जो रिसर्च किया है उनके आधार पर उन्होंने जो समीक्षा की होती है, जो रिसर्चर अपनी जो थीसिस लिखते हैं, अपना जो रिसर्च करते हैं, उसके बाद में लास्ट में अपनी थीसिस में लिखते होते हैं कि मुझे मेरे रिसर्च में ये तकलीफ़ें दिक्कतें हुई हैं, और फिर वो बताते हैं कि अगर आपको इस टॉपिक पर रिसर्च करना है तो आप इस तरीके से रिसर्च कर सकते हो। ओके, तो ये बातें वो जो भी रिसर्चर है वो अपनी थीसिस में बताता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, थीसिस लाइब्रेरी में जाते हैं, या फिर शोधगंगा जैसी वेबसाइट है। अभी के समय में तो कोरोना में अगर आप लाइब्रेरी तक नहीं जा पाते तो घर बैठे ही आप अपनी किसी की थीसिस देख सकते हो। ओके, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें बहुत बढ़िया एक वेबसाइट दे दिया है, वो है शोध गंगा। उसके बाद हमें शोध गंगोत्री भी दी हुई है। शोध गंगोत्री में जनरल प्रकाशित होते हैं। ओके, और शोध गंगा में थीसिस होती है। तो आप थीसिस, किसी की भी थीसिस वहाँ पर घर बैठे ही देख सकते हैं। कुछ लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, थीसिस को देखते हैं। ओके, तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि थीसिस को देखकर उसकी जो सूचनाएं दी गई होती है रिसर्चर के द्वारा, उन सूचनाओं को ध्यान में रख के कोई भी टॉपिक ले लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की कॉपी पेस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उन्होंने जो रिसर्च किया है, मान लीजिए ये एक पर्सन है, उन्होंने रिसर्च किया है, ये दूसरा पर्सन है, उन्होंने रिसर्च किया, दोनों ने एक ही टॉपिक पर क्या किया है, रिसर्च किया है। अब देखिए, इसके जो रिज़ल्ट मिले और इसके जो रिज़ल्ट मिले, दोनों के रिज़ल्ट में क्या हो रही है, दोनों के रिज़ल्ट सेम नहीं आ रहे, यानी कि मैच नहीं हो रहे, अलग अलग हो रहे, विपरीत हो रहे। इसका जो रिज़ल्ट मिला उसके विपरीत इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो अब क्या करेंगे आप, इन दोनों की जो
थीसिस है उसे चेक करेंगे, और चेक करते समय आपको पता चलता है कि इन दोनों के जो रिजल्ट निकले वो कैसे है, विपरीत है। तो आपको यहाँ से भी समस्या मिल गई कि यार ऐसा कैसे हो गया, इसने जो रिसर्च किया इसका रिज़ल्ट ये मिला, और दूसरे ने जो रिसर्च किया उसका रिज़ल्ट भी अलग हो गया। तो इन दोनों के रिज़ल्ट के बीच कोई ना कोई समस्या है। ओके, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उस प्रॉब्लम को ढूंढना है। तो इन दोनों की जो रिज़ल्ट थे उनके आधार पर आपने क्या कर दिया, एक नई प्रॉब्लम ढूंढ ली, है ना। कितना आसान है टॉपिक ढूंढना। तो यहाँ पर सोच समस्या नई एवं मौलिक होनी चाहिए, अपने अपने विचारों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, नहीं कि किसी की कॉपी करके हम अपना टाइटल ले लेते। ओके, तो यहाँ पर हमने यही तो किया, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यही तो किया। इन दोनों के रिज़ल्ट को अलग अलग, दोनों के रिज़ल्ट कैसे मिले, अलग अलग मिले। उन दोनों अलग अलग रिज़ल्टों को हमने क्या किया, मिला दिया, और उनमें से एक समस्या ढूंढ ली, और समस्या ढूंढकर हमने क्या किया, अपनी तरीके से नई जो समस्या थी उसे पैदा कर दी। यानी कि यहाँ पर हमारी समस्या कैसे हो गई, नई भी हो गई और मौलिक भी हो गई, है ना। तो हमारी सोच समस्या इस तरीके की नई एवं मौलिक होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात थी हमारी सोच समस्या की विशेषता की बात हुई। अब देखते हैं सोच समस्या के प्रकार के बारे में। तो देखिए, सोच समस्या के जो प्रकार हैं, विशेषज्ञों ने सोच समस्या के प्रकारों को दो भागों में बांटा है। अब देखिए, समाधि समस्या जिसे हम कहते हैं सॉल्वेबल प्रॉब्लम, और असमाधि समस्या जिसे हम क्या कहते हैं, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। ओके, ये दोनों प्रॉब्लम के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर समाधि समस्या जिसे हम सॉल्वेबल प्रॉब्लम कहते हैं। देखिए, समाधि समस्या क्या होती है, तो ऐसी समस्या है जिसका समाधान व्यक्ति अपनी सामान्य क्षमता के आधार पर कर पाता है, उसे समाधि समस्या या तो फिर सॉल्वेबल प्रॉब्लम कहते हैं। देखिए, ऐसी समस्या जिसका समाधान मिल सकता है, ऐसी समस्या जिसके प्रश्नों का उत्तर संभव होता है। ओके, जिसके प्रश्न का उत्तर पाना संभव होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समाधि समस्या कहेंगे। ऐसी समस्या विज्ञान एवं कला तथा मानविकी जैसे विषयों में होती है। देखिए, ये जो समस्या होती है वो विज्ञान जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट में होती है। फिर कला जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें भी होती है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि हमें जो हमारा जो सब्जेक्ट होते हैं ना, विषय होते हैं, तो उन विषयों को भी उन शास्त्रों को भी 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। देखिए, 3 पार्ट कौन कौन से मैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे लिख देती हूँ, यहाँ पर बता देती हूँ कि जहाँ पर जगह होगी वहाँ पर बता देती हूँ। चलिए, यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला हमारा मैं यहाँ पर चक्र बना देती हूँ। ओके, ये चक्र है हमारा, ये दूसरा चक्र है, और ये तीसरा वाला चक्र है। अब देखिए, यहाँ पर कैसे सब्जेक्ट आते हैं, ये जो पहला वो सर्कल है ना, वहाँ पर हमारा कैसे 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 सब्जेक्ट आते हैं। ये 3 श्रेणियाँ, 1 2 ये 3। ओके, 3 श्रेणियाँ। अब देखिए, फर्स्ट श्रेणी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो उनमें आते हैं हमारे विज्ञान यानी कि साइंस। ओके, यहाँ पर विज्ञान आएगा। विज्ञान के बाद यहाँ पर क्या आते हैं, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, जिन शास्त्रों को हम विज्ञान कहते हैं, ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए, वो शास्त्र कौन कौन से हो सकते हैं, तो समाज शास्त्र है, आपका समाज शास्त्र है, फिर आपका रसायन शास्त्र है ना, रसायन शास्त्र है, फिर आपका मनोविज्ञान है, फिर आपका बनता है भूगोल है, उसके बाद बनता है जीव विज्ञान है, उसके बाद है भौतिकी विज्ञान है। ये सारे जो शास्त्र है वो हमारे विज्ञान की श्रेणी में आते हैं, और इसे हम पहले क्रम में रखते हैं। ओके, अब देखते हैं दूसरे वर्तुल की बात करते हैं, यानी कि
दूसरी श्रेणी में बात करते हैं तो दूसरी श्रेणी में किसे रखेंगे, तो यहाँ पर दूसरी श्रेणी में ऐसे सब्जेक्ट हो गए जिसे हम विज्ञान नहीं कहते। क्या है, जिसे हम विज्ञान नहीं कहते। ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, जो शास्त्र बताए, इसे हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धतियों का यूज़ करके यहाँ पर जो भी रिसर्च किया जाता है, उनकी जो मेथड्स होती है वो सारी वैज्ञानिक मेथड्स होती है। ओके, इसलिए इन सभी सब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखेंगे, विज्ञान में रखेंगे। अब देखिए दूसरी जो श्रेणी है उसमें क्या होता है, जिसे हम विज्ञान नहीं कह सकते, जहाँ पर वैज्ञानिक पद्धतियों का यूज़ बहुत ही कम होता है। ओके, तो ऐसे सब्जेक्ट क्या है, तो दूसरी श्रेणी के मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कला है। ओके, कला के बाद साहित्य है, साहित्य के बाद संगीत है, संगीत के बाद भाषा है। ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, यहाँ पर विज्ञान का कोई महत्व नहीं होता, यानी कि यहाँ पर सृजनात्मकता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ओके, सृजनात्मक में वैज्ञानिक पद्धतियों का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो सारे हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विज्ञान नहीं कहेंगे, ये दूसरी श्रेणी में आएगी। ओके, अब उसके बाद जो हमारी तीसरी श्रेणी है, तो तीसरी श्रेणी में हम क्या क्या आएगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो तीसरी श्रेणी ऐसी है कि जहाँ पर दर्शन शास्त्र, ये जो तीसरी श्रेणी है ना, उसमें हमारा आएगा दर्शन शास्त्र, धर्म, ये सब बातें हमारी यहाँ पर तीसरी श्रेणी में आएगी। ओके, तो मैंने आपको 3 श्रेणी बताई। यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर अलौकिक जो दर्शन शास्त्र है, धर्म है, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी प्रूफ नहीं होता हमारे पास, वहाँ पर सब क्या होता है, अलौकिक होता है। ओके, तो यहाँ पर जो भी बातें होगी वो कैसी होगी, अलौकिक होगी। तो यहाँ पर आपको ये 3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट बात, मैंने आपको शोध के प्रकार में जो भी शोध होती है ना, वो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से होती है। तो मैंने आपको उनके अकॉर्डिंग आपको 3 बात बताई। क्या बात बताई, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि जो शास्त्र ऐसे जो विज्ञान को मानते हैं, जहाँ पर वैज्ञानिक पद्धतियों का यूज़ होता है, तो ऐसे सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद जो दूसरी श्रेणी है, जहाँ पर विज्ञान की जो मेथड्स होती है वो उनका उपयोग नहीं होता है, यानी कि विज्ञान का कोई भी उपयोग नहीं होता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं कि विज्ञान को न मानने वाले, यानी कि न मानने वाले तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन विज्ञान जिसे हम नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे है कला, साहित्य, फिर संगीत है, भाषा, ये सारे क्या है जिसे हम विज्ञान नहीं कहते। ओके, और उसके बाद लास्ट में जो है वो दर्शन शास्त्र, धर्म, ये सारे कैसे अलौकिक हैं, तो ये लोग अलौकिक में ज़्यादा मानते हैं। तो ये हमें ये तीसरी श्रेणी में देखने को मिलेगा। ये 3 श्रेणियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए समाधि समस्या में हम चले थे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ऐसी समस्या है जो समाधि समस्या होती है वो विज्ञान एवं कला तथा मानवीय की जैसे विषय में होती है। यानी कि ये जो समाधि समस्या है वो कहाँ पर हमें पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी तक हमें देखने को मिलती है। यानी कि पहली श्रेणी में जो भी सब्जेक्ट आए थे, जो भी विषय आए थे, और दूसरी श्रेणी में जो भी विषय आए थे, उन विषयों में हमें समाधि समस्या मिलती है, जिसका हम क्या कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी समस्याएं कैसी होती है, जांचनीय होती है, यानी कि ऐसी समस्याएं जिसे हम जांच कर सकते हैं, जांच करके उसका समाधान भी कर सकते हैं। ओके, संशोधनकर्ता समस्या में उठाए गए प्रश्नों को आनुभविक ढंग से हाँ या नहीं के रूप में उत्तर दे सकें। देखिए, ये जो समाधि समस्या है उसमें जो भी प्रश्न उठता है उसका जवाब हम हाँ या ना के रूप में दे सकते हैं। ओके, इसके अंतरिम समाधान के रूप में एक प्राक कल्पना बनाया जाना संभव हो।
देखो, समाधि समस्या कैसी होनी चाहिए कि जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्राक कल्पना बना देते हैं। ओके, यानी कि प्राक कल्पना हम उसमें बना सकते हैं, उसे हम समाधि समस्या में रखेंगे। ऐसी समस्या जिसे जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, प्राक कल्पना बना सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी समस्या समाधि समस्या के बारे में। अब देखिए असमाधि समस्या के बारे में जान लेते। तो असमाधि समस्या में क्या होगा, ऐसी समस्या जिनका उत्तर देना संभव नहीं होता उससे हम असमाधि समस्या कहेंगे। देखिए, असमाधि समस्या कैसी होगी, जिसका उत्तर हम नहीं दे सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे, असमाधि समस्या कहेंगे। ओके, अब देखिए दर्शन शास्त्र, धर्म जैसे अलौकिक शास्त्र में इस पर विचार किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको तीन श्रेणियाँ बताई थी। उसमें जो पहली श्रेणी है जो विज्ञान को मानती है, दूसरी श्रेणी जो विज्ञान को नहीं मानती, जिसे हम विज्ञान नहीं कहते। ओके, पहली श्रेणी वाले को हम विज्ञान कहते हैं, दूसरी श्रेणी वालों को विज्ञान नहीं कहते हैं। ये दोनों हमारी कहाँ पर आ जाएगी, समाधि समस्या में आ जाएगी। ओके, समाधि समस्या में आएगी। जबकि ये जो तीसरी श्रेणी है उसे हम कहाँ पर रखेंगे, दर्शन शास्त्र, धर्म आदि में आदि विषयों को यहाँ पर समाविष्ट किया जाता है, उसमें असमाधि समस्या होगी। असमाधि समस्या में क्या होगा, जिसका उत्तर देना संभव नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोनों का, समाधि और असमाधि का। तो देखिए यहाँ पर समाधि का हम अगर कोई एग्जाम्पल ले तो उसे क्या कहते हैं, मैं एक एग्जाम्पल सोच लेती हूँ ताकि आप, जैसे कि जैसे कि सीखने की प्रक्रिया जीव द्वारा, देखिए यहाँ पर लिख देती हूँ, सीखने की, ये क्यों चल नहीं रहा, ओके चलिए, सीखने की प्रक्रिया जीव द्वारा की गई अनुक्रिया के परिणाम पर निर्भर करती है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी जो समस्या है, उन समस्या में क्या है कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो जीव द्वारा, कोई भी जीव द्वारा जो अनुक्रिया की जाती है, उन अनुक्रिया के परिणाम पर क्या निर्भर करती है। तो इसका हम अगर आंसर ढूंढना चाहेंगे तो इसका हमें आंसर मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो जीव है उस प्रक्रिया को करना सीख लेगा, जहाँ पर उसे क्या किया जाता है, पुरस्कार, उसकी जो अनुक्रिया है उसको क्या किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। अगर जीव को पुरस्कार दिया जाता है तो क्या होगा, उसकी सीखने की प्रक्रिया अनुक्रिया के परिणाम पर क्या करेगी, इफेक्ट कर पाएगी और वो अच्छे से सीख पाएगा। अगर उसे अनुक्रिया करने के बाद जो उसकी सीखने की प्रक्रिया है, उस सीखने की प्रक्रिया में उसके अनुक्रिया के बाद अगर आप उन्हें जो पुनर्बलन नहीं देंगे, यानी कि उसे जो पुरस्कार नहीं दोगे, तो क्या होगा कि उस जीव की जो सीखने की प्रक्रिया होगी वो कैसी हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और अगर उसके आप उसे दंड देते हैं, देखिए एक तो 3 बातें मैंने बताई कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान अगर आप किसी व्यक्ति को प्रोत्साहन देते हैं, उसकी अनुक्रिया के लिए उसे प्रोत्साहन देते हैं, तो उसकी सीखने की गति कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर उसे कुछ भी नहीं देंगे, यानी कि उसे पुरस्कार नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे,
तो वो क्या करेगा, उसकी जो स्थिति कैसी रहेगी, सामान्य रहेगी। और अगर उसे दंडात्मक दिया जाता है, यानी कि दंड दिया जाता है उसकी अनुक्रिया के बाद, तो उसकी सीखने की क्रिया पर क्या होगा, इफेक्ट होगा और वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। ओके, तो ये हमारी जो समस्या थी उसके हमें आंसर मिल रहे हैं। तो इसे हम कैसी समस्या कहेंगे, समाधेय समस्या कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, समाधेय समस्या, जिसका हम जिसके प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं। ओके, जिसके प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं। किस तरीके से देंगे, तो उसकी जांच करके हम इसका उत्तर दे सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है और रिसर्च करके उन्होंने जवाब दिया है। तो ये हमारी समाधेय समस्या हो गई। अब देखते हैं असमाधेय समस्या का उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए, असमाधेय समस्या में हम किन को रखते हैं, तो दर्शन शास्त्र को रखते हैं, धर्म को रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें एग्जाम्पल लेना है तो क्या करेंगे, तो चलो कोई रिसर्चर है, वो ये जानना चाहता है कि संसार को किसने बनाया। चलिए, संसार को किसने बनाया, ये हमारी क्या हो गई, दर्शन शास्त्र के बारे में बात हो गई। या फिर इसे आप धर्म के साथ भी जोड़ सकते हैं ना, बनाया है। देखिए, अब ये समस्या है, देख लीजिए, संसार को किसने बनाया है। या तो फिर आप ये दूसरी समस्या ये भी पूछ सकते हैं कि आदमी की मूल प्रकृति कैसी होती है। या फिर मान लीजिए इस संसार का परम सत्य क्या है। तो क्या इनके अगर आंसर आप दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर तो आपके पास, तो क्या दर्शन शास्त्र के लोगों के पास भी शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम ऐसे विज्ञान को मानते हैं, ऐसी बातों को मानते हैं जिसे हम देख सकते हैं। ओके, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम प्रूफ कर सकते हैं। संसार को किसने बनाया है, इसे हम प्रूफ नहीं कर सकते। ओके, तो ये हमारी कैसी समस्या हो गई, ये हमारी असमाधेय समस्या हो गई। ओके, जिसे हम अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम कहते हैं। चलिए, अब आपको समाधेय और असमाधेय समस्या में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं सोच समस्या के उद्भव स्रोत कहाँ से हो गए, यानी कि हमें ये सोच समस्या की जो समस्या है वो कहाँ से मिल सकती है। ये हर स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है, जो पीजी के स्टूडेंट है, जो पीएचडी में अभी एडमिशन लेने वाले हैं, या फिर कोई और जो जिस नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए यही क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि समस्या कहाँ से ढूंढे, टाइटल कहाँ से लाए, है ना, टॉपिक कहाँ से लाए। जो भी बोलो आप, टाइटल बोलो, टॉपिक बोलो, जो भी बोलो। तो देखिए, ये जो समस्या है वही टाइटल है, टॉपिक है। ओके, तो उसके उद्भव के स्रोत, यानी कि आपको कहाँ से मिल सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों द्वारा अनुभव की गई प्रमुख समस्याओं का अध्ययन के शोधकर्ता एक प्रमुख शोध समस्या का प्रतिपादन कर सकता है। देखिए, यहाँ पर अगर आपको कोई समस्या का प्रतिपादन करना है, तो जो शिक्षक होते हैं, जो छात्र होते हैं, देखिए शिक्षक होते हैं तो उनकी समस्या उनके क्षेत्र में होगी ही होगी, तो आप उनसे मिले, उनसे बात कीजिए कि आपके वहाँ क्या क्या समस्या है, तो वहाँ से भी आपको टॉपिक अच्छा सा मिल सकता है। या फिर छात्रों होते हैं तो छात्रों से मिलिए, छात्रों से बात कीजिए, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कीजिए, तो वहाँ से आपको अच्छे से समस्या मिल सकती है। अभिभावकों द्वारा भी जो अनुभव की गई होती है, उन अनुभवों के आधार पर आपको कोई नई समस्या मिल सकती है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ से भी समस्याओं को ढूंढ सकते हैं। सफल शोधकर्ता एवं वैज्ञानिक शोध समस्या का प्रतिपादन करने के लिए पाठ्य पुस्तक, शोध जर्नल आदि भी सावधानी पूर्वक पढ़ता है। देखिए, आपको जब टॉपिक तय करना होता है, टाइटल डिसाइड करना होता है, तो आपको बहुत सारी पाठ्य पुस्तक को पढ़ना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में भी बताया जाता है कि ये समस्या इस सब्जेक्ट में ये समस्या होती है। यानी कि जो भी मान लीजिए साइकोलॉजी के जो पाठ्य पुस्तक होंगी, तो वहाँ पर से अगर उस पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इतनी सारी समस्याएं, हमारे जो विज्ञान है, हमारा जो विज्ञान है उसमें इतनी सारी समस्या हमें दिखने को मिलती है।
गुजराती या हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के जो स्टूडेंट है, तो उनको उनके साहित्य में से समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं मिल जाती है। ओके, तो ये पाठ्य पुस्तक में से भी आपको समस्याएं मिल सकती है। शोध जर्नल, जो शोध जर्नल अब तो बहुत ही सामान्य रूप से आप इजीली नेट पर से ढूंढ सकते हैं। जनरल जो होते हैं वो आप नेट पर अगर सर्च भी करेंगे तो अभी आपको मिलेगा। और अब तो हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक सब्जेक्ट के जनरल वहाँ पर साइट पर रखे जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर भी आप जनरल का भी स्टडी कर सकते हो और जनरल का स्टडी करके भी आप कोई नई समस्या ढूंढ सकते हो। ओके, शोधकर्ता किसी वैज्ञानिक शोध समस्या का प्रतिपादन करने के लिए शोध प्रोफेसर, देखिए जो रिसर्च प्रोफेसर है, जो गाइड होते हैं हमारे, तो उन गाइड को आप मिलिए, उनसे बात कीजिए, वो उनसे पूछिए कि अभी के हाल के जो क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या हमारे जो विभाग में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, एजुकेशन हो, जो भी हो, उनके रिलेटेड जो भी गाइड है उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे जानिए कि क्या क्या समस्याएं आपको मिल सकती है। कोई विशेषज्ञ होता है तो उन विशेषज्ञ एक्सपर्ट जो होते हैं उन एक्सपर्ट से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए। फिर समाज में होने वाले नए नए परिवर्तनों तथा शैक्षिक नवीनता से भी शोधकर्ता को कुछ शोध समस्याएं मिल जाती है। जो हमारे समाज में नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, जो शैक्षिक एजुकेशनल जो नवीनताएं हमें देखने को मिलती है, तो उनसे भी आपको क्या है अच्छी शोध समस्याएं मिल जाती है। ओके, तो ये हमारे उद्भव के स्रोत हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, कभी कभी किसी अध्ययन विषय के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक जानकारी की पूर्णतः कमी होती है। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होती है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ पर वैज्ञानिक जानकारी की क्या होती है, पूर्णतः कमी होती है। तो इस तरीके से आप कुछ नई समस्या भी ढूंढ सकते हैं, यहाँ से आपको नई समस्या मिल सकती है। ओके, शोध समस्या की उत्पत्ति परस्पर विरोधी शोध उपलब्धियों की परिस्थिति से भी होती पाई गई है। मैंने आपको आगे ही बताया कि दो टॉपिक, एक ही टॉपिक पर दो लोगों ने रिसर्च किया है, तो इसका रिजल्ट अलग मिला, इसका रिजल्ट अलग मिला, है ना। और उन दोनों का रिजल्ट जब अलग मिल रहा है तो आप इन दोनों में से भी अपनी एक नई समस्या चुन सकते हैं, नई समस्या बना सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ से भी समस्या मिल सकती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद यंग के अनुसार समस्या उत्पत्ति के 3 स्रोत हैं। अब देखिए, यंग ने समस्या उत्पत्ति के 3 स्रोत बताए, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते। देखिए, सबसे पहले प्रलेखी स्रोत है। तो प्रलेखी स्रोत हम किसे कहेंगे, तो इस स्रोत में जो ऑफिशियल एवं जो सांख्यिकीय निरीक्षण एवं विश्लेषण होता है, जो स्थानीय समाचार पत्र होते हैं, ओके, जो आपके मान लीजिए आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट से कोई न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर होता है, तो वहाँ पर लोकल न्यूज़पेपर के आधार पर भी आपको कुछ समस्याएं मिल सकती है। तो जो लोकल न्यूज़पेपर है, फिर जनगणना प्रकाशन है, फिर जहाँ पर सांख्यिकीय यानी कि आंकड़ाकीय निरीक्षण और विश्लेषण हुआ है, तो वहाँ से भी आपको समस्याएं मिल सकती है। तो ये हमारा प्रलेखी स्रोत हो गए। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको डॉक्यूमेंट्री सोर्स की बात करें, प्रलेखी स्रोत को हम डॉक्यूमेंट्री सोर्स कहेंगे। तो डॉक्यूमेंट्री सोर्स आपको कहाँ से मिलेगी, तो आपको आंकड़ाकीय जो निरीक्षण एवं विश्लेषण होता है वहाँ से मिलेंगे। फिर स्थानीय लोकल लेवल पर जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें से आपको मिलेंगे। जो जनगणना प्रकाशन होते हैं तो वहाँ से भी आपको क्या मिलेगी, शोध समस्याएं मिल जाएगी। तो इन सभी को हम रखेंगे डॉक्यूमेंट्री स्रोत में, यानी कि सोर्स में। उसके बाद वैयक्तिक स्रोत हैं। तो वैयक्तिक स्रोत में हम क्या करेंगे, तो इस स्रोत में हम ऐसे लोगों से बातचीत कर समस्या ढूंढने की कोशिश करेंगे जहाँ पर वांछित आंकड़ों के बारे में सही सही ज्ञान होता है। यानी कि जिस व्यक्ति के पास हम जाएंगे, समस्या जिनके पास हमें, मान लीजिए आप किसी के पास जा रहे हैं, तो उसके पास जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी बात होती है, वो परफेक्ट होती है। ओके, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि हमें गांधी जी के बारे में कोई रिसर्च करना है,
तो हम किसी पब्लिकेशन की बुक का यूज़ नहीं करेंगे सोर्स में, लेकिन हम गांधी जी ने खुद लिखी हुई बुक जैसे कि सत्य के प्रयोग है, तो उन बुक का ही हम रीडिंग करके यहाँ से समस्या को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, वैयक्तिक स्रोत कहेंगे। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल सोर्स कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के पास से हमें परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी से हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। मान लीजिए कि आपको जो वस्तु जनगणना है उसके बारे में रिसर्च करना है, तो आप क्या करेंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ पर आपको हर 10 साल की आपको जनगणना के आंकड़े दिए जाते, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर से हम उन आंकड़ों को लेंगे और उनसे हम अपना रिसर्च करेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा व्यक्तिगत स्रोत यानी कि पर्सनल सोर्स हो गया। उसके बाद होता है पुस्तकालय स्रोत। तो यहाँ पर लाइब्रेरी सोर्स है। लाइब्रेरी सोर्स में हम किसका उपयोग करेंगे, तो हमारे जो पाठ्य पुस्तक होते हैं, ओके, टेक्स्ट बुक होती है ना, तो पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक के बाद हमारे जो जनरल है ना, जर्नल है, जर्नल, जो हमारे जर्नल्स है। उसके बाद मोनोग्राफ है, समाचार विश्लेषण, जो न्यूज़ होते हैं उसका जो एनालिसिस किया जाता है, उन सभी को हम किस में रखेंगे, पुस्तकालय स्रोत में यानी कि लाइब्रेरी सोर्स में रखेंगे। तो इस तरीके से यंग ने 3 प्रकार बताए, समस्या उत्पत्ति के 3 स्रोत बताए। एक डॉक्यूमेंट्री सोर्स है, पर्सनल सोर्स है, और तीसरा है हमारा लाइब्रेरी सोर्स। ओके, अब देखते हैं आगे, शोध समस्या का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई टॉपिक तो ले लिया, ओके, तो आपके टॉपिक में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन मिलते हैं जिसके कारण आप ये तय कर सकते हैं कि हमारी जो समस्या है वो कैसे वैज्ञानिक है और उपयुक्त होगी, यानी कि मैं जो रिसर्च करूँगा या करूँगी वो सबको उपयोगी होने वाली है। तो और ये वैज्ञानिक तरीके से की गई है, ये आपको कब पता चलेगा, जब आप उसका मूल्यांकन करेंगे। खुद से मूल्यांकन करना है अपने टॉपिक का। ओके, तो किस तरीके से करेंगे, कैसे प्रश्नों को ढूंढेंगे अपने टॉपिक में से, और इन प्रश्नों के आंसर आपको हाँ में मिलते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका जो टॉपिक है वो परफेक्ट है और वो आपके जो आपने जिस हेतु से उसे बनाया है उन हेतुओं को सिद्ध करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, उन कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या शोध समस्या ऐसी है जिसे शोध के द्वारा समाधान किया जा सकता है। सबसे पहले, क्या आपने जो टॉपिक लिया है क्या वो टॉपिक ऐसा है कि जिसका समाधान शक्य है। ओके, क्या समस्या सार्थक है तथा समस्या सम्मिलित है जिनका अनुसंधान किया जा सकता है। क्या समस्या के समाधान से वर्तमान परिवर्तन आ सकता है। देखिए, तो आपकी जो समस्या है क्या वो सार्थक है, अगर आपको इसका आंसर उस आपके टॉपिक में ढूंढना होगा। ओके, समस्या में इतने चर सम्मिलित है जिनका क्या किया जा सकता है, हम जिनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। ओके, और क्या समस्या की समाधान, जो आपका समस्या का जो समाधान मिलने वाला है वो क्या वर्तमान परिवर्तन, उससे वर्तमान में कोई परिवर्तन आने वाला है। मान लीजिए आप टीचर्स पर कोई रिसर्च कर रहे हैं। ओके, तो टीचर, आपको पता है अभी के हाल के समय में कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी जॉब के बहुत साल हो चुके होते हैं। अब देखिए, अभी का जो समय है टेक्नोलॉजी का समय है, तो यहाँ पर अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो जो कुछ पुराने टीचर्स होंगे जो जिनको रिटायरमेंट होने में मान लीजिए 4 या 5 साल बाकी है, तो ऐसे लोगों ने ना ही कभी टेक्नोलॉजी को देखा है, ना ही टेक्नोलॉजी के साथ वो चले हैं। तो उन लोगों को कितनी दिक्कतें होगी जब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टीचिंग कराना होगा। तो ऐसे समय में वो डिप्रेशन में आ जाएंगे, है ना। तो उनके डिप्रेशन में अगर जब आएंगे तो उनकी बॉडी पर भी उसको इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी कि शारीरिक इफ़ेक्ट भी होगा, मानसिक इफ़ेक्ट भी होगा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप इस पर कोई रिसर्च करते हैं तो इससे हमें जानने को मिलेगा कि भाई या ऐसे कोई टीचर होते हैं जिनको इस टेक्नोलॉजी के युग में बहुत ही दिक्कतें आती, तो इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि उनको ट्रेनिंग
ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उन्हें भी समझाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ टीचिंग में किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से उनकी जो वर्तमान में, अगर वर्तमान स्थिति में परिवर्तन इससे आ सकता है। हमारे जो रिसर्च के आधार पर उन वर्तमान में परिस्थिति में क्या हो सकता है, परिवर्तन आ सकता है। ओके, तो हमारा रिसर्च ऐसा होना चाहिए। ओके, क्या समस्या नई है, मैंने आपको सबसे पहले बताया, किसी की कॉपी नहीं करनी है। ओके, हमें खुद से नई समस्या को ढूंढना है। ओके, सिर्फ हमें दूसरों की जो रिसर्च किया है, दूसरों ने जो रिसर्च किया है उसे सिर्फ हमें संदर्भ के रूप में लेना है, यानी कि हमें सिर्फ थोड़े से गाइडेंस के रूप में उसे लेना है। ओके, क्या समस्या का कोई सैद्धांतिक मान है, यानी कि उसका जो थियोरेटिकल मान है, उसमें क्या समस्या ऐसी है जिस पर शोध किया जा सकता है, ऐसी समस्या है जिस पर शोध किया जा सकता है। ऐसी समस्या ना होनी चाहिए कि जहाँ पर शोध ना किया जाना चाहिए। मैंने आपको अभी आगे असमाधि समस्या के बारे में बताया। तो असमाधि समस्या में आपने देखा कि ये संसार किसने बनाया है, तो इसका आंसर हम नहीं दे सकते, इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। तो ऐसी समस्याएं ना होनी चाहिए। ओके, क्या समस्या ऐसी है जिसके बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े तैयार किए जा सकते हैं। देखिए, आपकी जो समस्या है वो क्या ऐसी है कि जिसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उसके आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। ओके, क्या इसके लिए अच्छे आंकड़े संग्रहण उपकरण प्राप्त है। अगर आपने जो समस्या ली है तो उस समस्या के बारे में आपको जब डिटेल्स लेनी होगी तो आपको क्या उपकरण का यूज़ करना होगा, जिसे हम टूल्स कहते हैं। ओके, तो टूल का आपको यूज़ करना होगा। तो ये टूल क्या आपकी समस्या के अकॉर्डिंग उपलब्ध है या नहीं है, ये आपको देखना होगा। इन सारे प्रश्नों के उत्तर अगर हाँ में मिलता है तो आपकी जो शोध समस्या है वो कैसी है, उपयुक्त और वैज्ञानिक है। अगर आपने जो टॉपिक लिया है उन टॉपिक में ये जो सारे सवाल आपको ढूंढने हैं और उन सारे सवाल के अगर आपको आंसर यस मिलता है तो आपको मान लेना आपकी जो समस्या है वो कैसी है, सबको उपयोगी होगी और ये वैज्ञानिक तरीके से होगी। ओके, तो हमारी ये जो शोध समस्या होती है वो उपयुक्त होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए। ओके, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी शोध समस्या के बारे में, मैंने आपको सारी डिटेल्स में बता दिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको लगेगा कि अब शायद मुझे जब भी रिसर्च में कोई टॉपिक ढूंढना होगा तो अब ये इजीली तरीके से आप यहाँ से टॉपिक ढूंढ सकते हो। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको लगता है कि बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए और आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।